Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss a model paper of B second year third semester. So यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का पेपर हमने लिया है और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश का जो हमारा पेपर है उसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और जो हमारा सेक्शन ए होता है उसमें एक क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है और उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, मतलब टोटल 10 सब पार्ट्स होते हैं और उन सारे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी होता है उसके अंदर हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से हमें कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। और ऐसा ही हमें सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और मतलब 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो फटफट अपना जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ कॉमेडी। कॉमेडी क्या होती है? तो कॉमेडी में आप लिख सकते हैं कॉमेडी इज़ अ लिटरेरी टाइप ऑफ ड्रामा of a literary type of dramatic work that is amusing. Most of them have cheerful ending. एक टाइप का लिटरेरी ड्रामा या फिर लिटरेरी वर्क होता है जिसकी जो एंडिंग होती है वो चेयरफुल होती है, उसमें बहुत सारा जॉय होता है, फ़न होता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया है एज़ यू लाइक इट, अ कॉमेडी प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जो कि कॉमेडी में था, कॉमेडी जनरा में था, वो था एज़ यू लाइक इट। सो ये आप अपने जो क्वेश्चन अगर आए तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सप्रेशनिज़म। एक्सप्रेशनिज़म जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आता रहता है। तो एक्सप्रेशनिज़म है क्या, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। एक्सप्रेशनिज़म इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट, ये एक तरीके का लिटरेरी मूवमेंट था और इट वॉज डेवलप इन यूरोप। मतलब यूरोप में जो एक कंट्री है जर्मनी, ये वहाँ से डेवलप हुआ बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। वो जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसके होने से पहले 20th सेंचुरी के मतलब हाँ 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उससे पहले ये एक्सप्रेशनिज़म जो लिटरेरी मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ। अब ये एक्सप्रेशनिज़म है क्या? तो ये जो आर्टिस्ट होते थे या फिर जो पेंटर्स होते थे, तो वो जो अपने वर्क होते थे वो अपने वर्क में जो फिज़िकल रियलिटी होती थी उसको ना दिखाकर जो उनके जो इमोशंस होते थे और जो उनकी इमेजिनेशंस होती थी उसको ज़्यादा डिस्कस करते थे अपने प्ले या फिर अपने वर्क में। तो इसको ही इन्होंने एक्सप्रेशनिज़म बोला। ठीक है, तो एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो होते थे वो अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स होती थी उनको एक्सप्रेस करते थे अपने वर्क में, ना कि फिज़िकल रियलिटी को। ठीक, तो ये होते हैं एक्सप्रेशनिज़म, एक्सप्रेशनिस्ट वर्क। ठीक है, और एक्सप्रेशनिज़म तो हमने पढ़ लिया कि वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर वन के पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी कि एक्सप्रेशनिज़म क्या है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई हमार्शिया। हमार्शिया क्या है? तो हमार्शिया एक टाइप का लिटरेरी टर्म है ना। तो वो है हमार्शिया इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लॉ। हमार्शिया को हम लोग ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एरिस्टोटल इन हिज प्लेज। उनके प्लेज में ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसको डिस्क्राइब किया था और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। उसके बाद होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हो गई इसको हम कह सकते हैं और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ये होता क्या है इसको हम थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। तो हमार्शिया एक टाइप का लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है एरर या फिर एरर ऑफ जजमेंट। हम अपनी जजमेंट में किसी टाइप का एरर कर दें और वही हमारे डाउनफॉल का रीज़न बन जाए तो उसको ही हम लोग कहते हैं हमार्शिया। तो वही ये जो हमार्शिया है ये बहुत सारे ट्रेजिक जो हमारे प्लेज होते हैं, ट्रेजिक प्लेज, आई होप आपको पता हो क्या होता है, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। ये लिटरेरी डिवाइस जो है हमारा इसको यूज़ किया जाता है हमारे जो लिटरेरी हमारे जो ट्रेजिक प्लेस होते हैं उसमें। और आपने मैकबेथ तो पढ़ी होगी, हमारे सिलेबस में मैकबेथ है जिसके अंदर हम जो मैकबेथ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था, हमारा जो ये मैकबेथ हमारे हीरो का भी नाम है। ठीक है, तो उसमें
हमार्शिया यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि उसने अपने जजमेंट में, उसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ एरर था, कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, जिसकी वजह से उसको अपना डाउनफॉल देखना पड़ा। ठीक है, कुछ एरर था उसके खुद के कैरेक्टर में जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल देखना पड़ा। तो ये हो गया हमारा छोटा सा एग्जाम्पल जिसको आप लिख सकते हैं अपने हमार्शिया। अगर आपको पूछा गया एग्ज़ाम में तो आप लिख सकते हैं और ये अच्छा होगा। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप वॉक सीन इन मैकबेथ। मैकबेथ में स्लीप वॉक सीन क्या होता है, मतलब क्या था मैकबेथ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैकबेथ में स्लीप वॉक सीन क्या था। तो यहाँ पे जो उसकी वाइफ थी, मैकबेथ की जो वाइफ थी, वो स्लीप वॉक मतलब स्लीप मतलब सोते हुए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो कि दर्शाता था, मतलब जो कि दिखाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रही है आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन। डंकन का मर्डर होने के बाद, जो कि उसने और उसके जो हस्बैंड मैकबेथ था उसने ही किया था, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी जो है मेंटल हेल्थ थी वो एकदम ख़राब हो चुकी थी गिल्ट की वजह से। तो वो चीज़ें, ये जो स्लीप वॉक सीन है वो इन चीज़ों को दिखाता है कि कैसे हम कोई भी, जब हमसे गलती हो जाती है या फिर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसका गिल्ट हमें अंदर ही अंदर से मारता रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब आपको यही चीज़ें लिखनी है। ठीक, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग भी एक टाइप का लिटरेरी टर्म है या फिर एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि जिसका मतलब है मतलब इसमें होता है कि आप स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ों को दिखा रहे हैं, जो राइटर है या फिर जो हमारा ऑथर है वो ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो इंडिकेट कर रहा है आगे आने वाले इवेंट्स का। मतलब इसमें जो हमारे जो रीडर्स होते हैं, जो हमारी जो प्ले हैं उसको जो पढ़ रहा है, तो उसमें वो गेस करता है कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू हिंट एट इवेंट्स येट टू कम एंड कीप रीडर्स गेसिंग। मतलब ठीक है, तो इसमें जो रीडर्स होते हैं उनको कुछ हिंट दिया जाता है और ये गेस करते रहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक टाइप का सस्पेंस क्रिएट होता है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। फिर जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा क्या होता है? तो क्लोजर ड्रामा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लोजर ड्रामा आर द प्ले दैट हैव बीन रिटन टू बी रीड एंड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। मतलब ये ऐसे ड्रामाज होते हैं जो कि रीड करने के लिए बने हों, रीड करने के लिए लिखे गए हों, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखे गए हों। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं क्लोजर ड्रामा। ये बहुत ही सिंपल सा ये टर्म है क्लोजर ड्रामा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रोल ऑफ थ्री विचेस इन मैकबेथ। अगर आपने मैकबेथ पढ़ा होगा तो ये जो थ्री विचेस का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैकबेथ जो ड्रामा है उसके अंदर उसके फ्लॉ के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए ये जो थ्री विचेस का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ी है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। उसके बाद जो 8 क्वेश्चन है वो है हु इज़ चॉकलेट क्रीम बॉय सोल्जर। चॉकलेट क्रीम बॉय सोल्जर क्या है? तो ये बता दें, ये हमारा जो आर्म्स इन द प्ले बाय GB शॉ है, उनका जो प्ले हमारे सिलेबस में दिया गया है उससे ये लिया गया है। ये जो हमारा टर्म है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये वहाँ से लिया गया है। तो आप यहाँ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा, ये जो प्ले है पढ़ा है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही कि ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगर आप एक बार प्ले को सुन लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल हमारा एक प्ले है जो कि TS इलियट ने लिखा है। तो उसमें इन्होंने पूछा है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस। कोरस की क्या इम्पोर्टेंस है इस प्ले में, तो वो एक्सप्लेन करिए, वो डिस्कस करिए। तो ये जो कोरस कुछ वुमेन्स हैं जो कि एक टाइप का मीडियोकर हैं बिटवीन ऑडियंस एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं और जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनके बीच में एक टाइप का माध्यम है। मतलब मीडियोकर है ये कुछ चीज़ें, ये मिडिल मैन टाइप का एक
मतलब बोलते नहीं है कि एक नरेट कर रही हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे प्ले में। तो ये उस टाइप के ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो 10th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट फिट इन द दिस लिटिल हैंड। तो यहाँ पे आप अगर आपने मैकबेथ पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो रेफरेंस लिया गया है ये कहाँ से लिया जा सकता है, मैकबेथ में ही। क्योंकि उसकी जो वाइफ थी मैकबेथ की, तो उसके जो हाथ थे वो उसने कई बार धुले, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि इस पे अभी भी जो ब्लड के जो स्पॉट्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके हाथों में है। तो वो ये बात कह रही है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स को भी अगर लाके इन हाथों पे लगा दिया जाए तो तब ये साफ या फिर इसकी जो स्मेल है वो नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने मैकबेथ पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी, जिसके अंदर हमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है डिफाइन ट्रेजेडी एंड डिस्कस इट्स टाइप। ट्रेजेडी डिफाइन करिए, ट्रेजेडी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती हैं वो डिफाइन करिए। तो ट्रेजेडी तो हम सबको पता है कि इसमें जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ही ज़्यादा सैड होती है सारे ट्रेजिक प्लेज में। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा ट्रेजिडी क्या होती है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जियस। सर्जियस जो हमारा एक कैरेक्टर है वो आर्म्स एंड द प्ले, जो हमारा आर्म्स एंड द मैन जो हमारा प्ले है बाय जी.बी. शॉ, तो उसका एक कैरेक्टर है सर्जियस जो कि मेन कैरेक्टर है उस प्ले का। तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया गया है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीट कार एज अ सिंबल इन स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ये जो हमारा प्ले है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर बाय टेनेसी विलियम, तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, स्ट्रीट कार के सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट इन ऑर्थर मिलर द प्राइस। जो ऑर्थर मिलर ने जो प्ले द प्राइस लिखा है उसके अंदर पास्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब जो दो ब्रदर्स होते हैं तो उनके पास्ट के बारे में इसमें पूछा गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पूछा गया है। फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है एक्सप्लोर द थीम ऑफ द मिस्टेकन आइडेंटिटी इन शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो ये एक प्ले है हमारे सिलेबस का जो कि लिखा है ओके तो ये लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। तो इसमें पूछा गया है मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है शी स्टूप्स टू कॉन्कर में, उसको एक्सप्लोर करिए वो क्या है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। फिर जो हमारा 7 क्वेश्चन है वो है इन वॉट वेज डस आर्म्स एंड द मेन सर्व एज अ कॉमेंटरी ऑन द नेचर ऑफ वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये जो हमारा 7 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पे पूछा गया है ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ एक टाइप का टर्म है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कि जो ऐसे प्लेस होते हैं जिसके अंदर जो आइडिया होता है उस ड्रामे का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो वॉर का जो नेचर है उसको यहाँ पे अलग तरीके से उस वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है जो हमारे जो राइटर है जी.बी. शॉ उन्होंने। ठीक है, तो उसके सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पूछा गया है कि वो कैसे अलग उन्होंने दिखाया कि उसका जो प्रोटैगनिस्ट था ब्लंशली, तो उसने मतलब वो अपना जो वॉर प्लेस होता था वहाँ पर वो चॉकलेट लेकर जाते थे, ना कि मतलब जो उनकी जो गन है उसमें जो गोलियां हैं उसकी जगह पर वो चॉकलेट्स लेकर जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जो वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ग्लोरी की या फिर बहुत ही ज़्यादा विजडम की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये जब भी ये जो वॉर होता है वो एक वो मतलब एक तरीके का ये पेरिशमेंट लेकर आता है, पेरिश करता है चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कोई बात नहीं है, इसको हम लोगों को मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा
अच्छी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ मतलब अच्छे वे में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप उसके अंदर जीत भी रहे हैं तब भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है, हाउ डज टी.एस. इलियट पोर्ट्रे द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। इसमें मार्टिडम की बात की गई है, उसके अंदर जो सेक्रीफाइस है उसकी बात की गई है, इस जो प्ले में है उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। फिर हमारा जो सेक्शन सी है उसमें पूछा गया है, एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ मार्लो इन शी स्टूप्स टू कॉन्कर। जो हमारा शी स्टूप टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने जो ये जो प्ले लिखा है उसके अंदर पूछा गया है, ये जो मार्लो थे, जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, मतलब उनके उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है कि वो शाई थे या फिर कैसे थे, है ना, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, डिस्कस मैकबेथ एज द ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ कैसे एक ट्रेजिक हीरो था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने को कहा गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, अगर बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, ये आपने बार बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत, इसको तो एकदम, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैकबेथ जो पूरा प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ लास्ट 2 to 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो है, डिस्कस द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस इल्यूजन इन अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। ये जो हमारा प्ले है, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, टेनेसी विलियम ने जो लिखा है, तो उसमें जो रियलिटी और इल्यूजन या फिर डिज़ायर ड्रीम के बीच में जो एक दीवार है वो कैसे इन दोनों को अलग करती है उसके बारे में पूछा गया है। कि जो हमारी प्रोटैगनिस्ट थी, ब्लांच जो हमारी प्रोटैगनिस्ट थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रीम्स में होती थी, और जब उसको रियलिटी का सामना करना पड़ा तो वो रियलिटी का सामना नहीं कर पाई और वो फिज़िकली मेंटल हो गई, ठीक है। तो कैसे हमें अपनी रियलिटी और अपनी ड्रीम्स के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ये हमें यहाँ पर इस प्ले में दिखाया गया है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है, डिस्कस द थीम ऑफ सेक्रीफाइस इन ऑथर मिलर द प्राइस। तो इसमें जो द प्राइस जो हमारा प्ले है बाय ऑर्थर मिलर, इसमें सेक्रीफाइस किसने किया था, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि उनके जो ब्रदर थे, मतलब 2 भाई होते हैं इसमें, तो उसमें जो बड़ा भाई होता है वो अपनी पापा की हेल्प के लिए, मतलब उनके पापा का जो बिजनेस होता है वो बुरी तरीके से डूब जाता है, तो उन्होंने अपने पापा की हेल्प करने के लिए अपनी जो ड्रीम्स थे उनको सेक्रीफाइस कर दिया, उनको छोड़ दिया, जो कि वो बनना चाहते थे सर्जन, लेकिन उन्होंने अपने पापा की हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया। जबकि उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अपने पापा का मतलब पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने पापा का साथ भी छोड़ दिया, और उन्होंने पापा की कोई हेल्प नहीं की, और उनको लगता था कि उनके पापा सिर्फ नाटक कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है बट वो देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सेक्रीफाइस जो उनके बड़े भाई वेक्टर ने किया उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो या फिर आप ये कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। कैसे आर्म्स एंड द मैन कैसे एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है वो पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करिए। सो आई होप ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं आपको अच्छे से समझ में आई हों, और अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लगी हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि करेक्ट की जा सकती थी तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट। सो थैंक यू।